अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? उम्मीद है आपने जो हमारा जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस का डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर या डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस का पहला लेक्चर जो है उसको रिवाइज कर लिया होगा और आपने वो वीडियो देख ली होगी, क्योंकि उसी को ही हम आगे लेकर आज आगे चलेंगे। वही जो आर्टिकल हमने किया था लास्ट लेक्चर में, उसका थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया था, वो अब हमने उसको कंप्लीट करना है। तो बेटा आपने ये वाली इस इक्वेशन तक हम पहुंचे थे कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस क्या होती हैं। ऐसी ऑसिलेशन जिसमें वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या होता जाए, कम होता जाए, उन ऑसिलेशंस को क्या बोलते हैं? डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस कहते हैं। अब डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस के लिए हमने एम्पलीट्यूड फाइंड किया था, डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था। डिस्प्लेसमेंट की क्या इक्वेशन है? दिस इज द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। XM जो है, दिस इज द इनिशियल एम्पलीट्यूड, जहां से उसने, आप समझ लें, ये वाला एम्पलीट्यूड, ये वाला मैक्सिमम डिस्प्लेस एम्पलीट्यूड, और ये जो इतना हिस्सा है ये डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है। और एम्पलीट्यूड की डिपेंडेंट किस पे आ रही है? बीटा और टी पर आ रही है। बीटा हमने किसके इक्वल लिया हुआ है? B/2m की इक्वल लिया हुआ है, B/2m, और टी जो है वो टाइम है। इसका मतलब है कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का जो टाइम, जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टिव मीडियम पर। ये बीटा जो है, बीटा इज इक्वल टू B/2m है। हमने इक्वेशन में शुरू में इसको, जब हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी, तो हमने B/m को क्या कंसिडर किया था? 2 बीटा, या बीटा इज इक्वल टू 2m हमने कंसिडर किया था। तो B जो है ये क्या है? रेजिस्टिव मीडियम जिसके अंदर वो ऑसिलेट कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज पर ये B डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्पलीट्यूड ऑफ दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। मसलन आपने बेटा अनडैम्प्ड के लिए एक इक्वेशन निकाली थी, क्या? x इज इक्वल टू XM cos ओमेगा t प्लस 5, ये निकाली थी ना। इसका मतलब हमने क्या कहा था? दिस इज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। ये क्या है? उसका एम्पलीट्यूड है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। समझ आ गई बात? तो यहां पर अगर हम इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करें तो फिर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का ये क्या बना? एम्पलीट्यूड। और ये ओमेगा डैश क्या है? ओमेगा डैश उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। किसकी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो अब हम दो चीजें अभी फिलहाल इसकी डिस्कस करते हैं। पहली, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, एंड नेक्स्ट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अच्छा, एम्पलीट्यूड पे आ जाइए जरा। एम्पलीट्यूड ये मैंने इधर लिखा हुआ है, XM इज इक्वल टू e⁻⁻B/2m t। इसका मतलब है कि जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। ये देखें, E है ना, नेगेटिव साइन डिक्रीज को जाहिर कर रहा है। E जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसका मतलब है अगर हम यहां से, ये XM की वैल्यू है, ये वाली इनिशियल एम्पलीट्यूड, दिस इज द इनिशियल एम्पलीट्यूड। देखो आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। लेकिन ये कमी जो है वो कैसे हो रही है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही। कैसी हो रही बेटा? द एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम, डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। XM क्या है? दिस इज इनिशियल एम्पलीट्यूड, दिस इज द इनिशियल एम्पलीट्यूड। और ये वाला जो है एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड XM डैश क्या लें, ठीक है, इट डिक्रीजेस विद टाइम। ये इनिशियल इतना है व्हेन t इज इक्वल टू 0। समझ आ गई बात? व्हेन t इज इक्वल टू 0 तो इनिशियल कितना हो गया? XM। और ऐसा ऐसा टाइम के साथ ये जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर फर्ज करें रेजिस्टेंस हम इग्नोर कर दें, एक रेजिस्टेंस जो है हम इग्नोर कर दें,
तो b कितना हो जाएगा 0। तो जब 0 e रेज पावर 0 e की पावर 0 किसी की पावर भी 0 तो क्या आ जाती 1। तो इसका मतलब है x डैश किसके बराबर आ गया, एक्स एम डैश इज इक्वल टू एक्स एम। क्या मतलब है, यही वाला एम्पलीट्यूड आ गया ना, अनडैम्प्ड वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। यानी x इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी। यानी अगर रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस को अगर हम 0 कंसिडर कर लें, फ्रिक्शनल फोर्स को 0 कंसिडर कर लें, डैम्पिंग को 0 कंसिडर कर लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एम डैश जो है वो किसके बराबर आ गया, एक्स एम के बराबर आ गया। यानी वही मामला आ गया जो कि हमने अनडैम्प्ड के लिए पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है, ओमेगा डैश। अब ओमेगा डैश हमने बेटा क्या लिया हुआ है, ओमेगा डैश को हमने क्या पुट किया हुआ है इस इक्वेशन के डेरिवेशन के दौरान, क्या पुट किया हुआ है, ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अंडर रूट। और ओमेगा बेटा किसके इक्वल है, ओमेगा किसके इक्वल है, के ओवर एम। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम। और बीटा हमारा पर किसके इक्वल है, वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने लिया था बी ओवर 2m। तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो दिस इज दी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा, हमने ये वाली जो दो इक्वेशंस हैं मैंने जहां जस्ट आपकी याद दहानी के लिए लिख दी हैं कि हमने और 2a को क्या कंसिडर किया था, एक्स एम कॉस फाई, और 2b को क्या कंसिडर किया था, एक्स एम साइन फाई। तो इसमें से देखो ना, इस इक्वेशन में आप देखो ये हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन या ऑसिलेटर। ये क्या है, इनिशियल एम्पलीट्यूड। और इनिशियल एम्पलीट्यूड जो है ए और बी की टर्म्स में हम कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों का स्क्वायर लेके ऐड कर दें, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। तो ये एक्स एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो इसको हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, एक्स एम इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस तरह से ये जो फेज एंगल है, फेज जो है फाई, इनिशियल जो फेज है दैट इज इक्वल टू टेंजेंट फाई इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर लें तो क्या आ जाएगा, बी ओवर ए, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू बी ओवर ए, फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए। यानी इस इक्वेशन के सारे पैरामीटर जो हैं वो हमें समझ आने चाहिए। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। दिस इज द ओमेगा डैश इज द फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू दिस, फाई इज द इनिशियल फेज, ये भी आपको समझ आनी चाहिए। और एक्स एम क्या है, इनिशियल एम्पलीट्यूड है, उसको भी हम इन इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक होगी बात जी। अच्छा, अब थोड़ी सी 2-3 डेफिनेशंस हैं जो हमने पढ़नी है। एक उनमें डेफिनेशन है जी मीन लाइफ टाइम ऑफ ऑसिलेशंस, मीन लाइफ टाइम ऑफ ऑसिलेशंस। तो मीन लाइफ टाइम क्या होता है, ये देखो, अब इसमें देखें, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे एम्पलीट्यूड आहिस्ता 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 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वो टाइम जिसके दौरान एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर डिक्रीजेस और बिकम्स 1 over e टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितनी है, एक्स एम। यानी किसी भी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो एम्पलीट्यूड है वो 1 over e। अच्छा, 1 over e की वैल्यू अगर हम निकालें, e की वैल्यू कितनी होती है, 2.71। तो 1 over 2.71 कितना आ जाता है, तकरीबन 37, अब 0.37 सॉरी, कितना आ जाएगा, 0.37। इसका मतलब ये हुआ कि मीन टाइम किसे कहते हैं, मीन लाइफ टाइम ऑफ ऑसिलेशंस क्या होता है, वो टाइम जिसके दौरान, फॉर एग्जांपल अगर ये 10 सेंटीमीटर है, मैं मिसाल ले रहा हूं, इनिशियल एम्पलीट्यूड अगर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो वो टाइम जिसके दौरान इस डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो एम्पलीट्यूड है वो 0.369 यानी 369 या 37 कह ले, 0.37 टाइम्स ऑफ एक्स एम। यानी क्या मतलब हुआ कि एम्पलीट्यूड कितना बन जाए जी, कितना बन जाए, 0.37 टाइम्स ऑफ एक्स एम। दोबारा सुन लें, the time interval in which amplitude of the damped harmonic oscillator
ड्रॉप्स टू 1/e टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कौन सी है? xm। 1/e का मतलब क्या है? 0.37। ठीक है, यानी उसका एम्पलीट्यूड जो है वो 0.37 टाइम्स हो जाए किसका? xm का, इनिशियल वैल्यू का। तो इसको अगर हम, ये एम्पलीट्यूड है उसका, तो कितना हो जाए जी? 1/e टाइम्स ऑफ xm। तो जब ये 1/e टाइम्स ऑफ दिस वन होगा तो उसमें भी जो t है वो किसके बराबर आ जाएगा? टॉ के। इस मीन लाइफ टाइम को किससे ज़र करेंगे? टॉ से। ठीक है, टॉ से। तो टॉ किसके बराबर आ गया जी? इस यहां से टॉ निकालते हैं। xm बेटा xm से कैंसिल हो गया। ये e की पावर -b/2m टॉ इज इक्वल टू 1/e। दोनों का रेसिप्रोकल ले लें, ये पॉजिटिव हो गया, ये ऊपर आ गया, तो इसका मतलब है e⁻b/2m टॉ इज इक्वल टू e। दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लें, यानी ln ऑफ e इंटू ln ऑफ, ये पावर बेटा शुरू में आ गई, और ln ऑफ e कितना होगा? 1, ये भी 1, तो क्या होगा? b/2m टॉ इज इक्वल टू 1। तो यहां से टॉ क्या आ गया? 2m/b। इसका मतलब है ये जो मीन लाइफ टाइम है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मैस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। और किस पे डिपेंड कर रहा है? b पर। b क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेजिस्टिव मीडियम, जिसके अंदर बॉडी वाइब्रेट कर रही है, जिस मीडियम के अंदर बॉडी वाइब्रेट कर रही है। बात समझ में आ गई? दिस इज मीन लाइफ टाइम किसके बराबर होगा? 2m/b। टॉ इज इक्वल टू 2m/b। अच्छा बेटा जी, अब यहां पर थोड़ी सी बड़ी अहम टेक्निकल सी एक दो बातें और हैं। मसलन देखो, अगर एक बॉडी फर्ज करें वाइब्रेट कर रही है और उसके एम्पलीट्यूड में टाइम के साथ कमी ना आए, तो उसे कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। ये 4 बातें हैं, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। अनडैम्प्ड क्या होगी? अनडैम्प्ड बेटा क्या है कि अगर इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी डज नॉट डिक्रीज विद टाइम, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? अनडैम्प्ड। अब अगर फर्ज करें जैसे ये पेंडुलम है जी, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ आहिस्ता 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 क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, और कम आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाए। इससे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड अंडर डैम। इसे बेटा क्या बोलते हैं? अंडर डैम। क्या मतलब है? अनडैम का क्या मतलब है? नो फ्रिक्शन, नो रेजिस्टेंस, नो चेंज इन एम्पलीट्यूड विद टाइम। ठीक। नंबर 2, अंडर डैम का क्या मतलब है कि एम्पलीट्यूड आहिस्ता 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 बॉडी का कम हो, किसके साथ? टाइम के साथ। उसे क्या बोलते हैं? अंडर डैम। अच्छा, तीसरी टर्म हम इस्तेमाल करते हैं क्रिटिकल डैम्प्ड या क्रिटिकल डैम्पिंग। अब क्रिटिकल डैम्पिंग क्या है कि एक बॉडी फर्ज करें एक्सट्रीम पोजीशन पर चलेगी, मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पर आप उसे ले गए, ये देखो मीन से वो एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गई। अब क्या हो, अगर तो वो जल्द अज जल्द क्या आ जाए? मीन पोजीशन पर वापस आ जाए, यानी आगे ना जाए, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0 होगी है। ये देखो ना, यहां से एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पर आ गई, और जितनी जल्दी हो सके आ जाए, जितनी जल्दी हो सके वो मीन पोजीशन पर वापस आ जाए, आगे ना जाए। तो ये जो डैंपिंग है, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकली डैम्प या क्रिटिकल डैंपिंग। क्रिटिकल डैंपिंग क्या होगी कि बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से एज सून एज मीन पोजीशन पर आ जाए तो उससे आगे ना जाए। दिस इज कॉल्ड, अगर ऐसा कोई केस हो तो इसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल डैंपिंग। क्रिटिकल डैंपिंग। लेकिन अगर फर्ज करें एक बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक ही उसने आना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आए, ठीक है, काफी देर लगा के आए और इससे आगे, इसमें भी फ्रीक्वेंसी 0 ही है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी क्या है? 0 ही है। तो इसको क्या बोलते हैं? लेकिन इसमें एज सुन एज या जल्द से जल्द नहीं वापस आई, मिनिमम टाइम में नहीं आई, काफी टाइम लगाकर आई है, तो इसको क्या बोलते हैं? ओवर डैंपिंग। क्या बोलते हैं बेटा? ओवर डैंपिंग। बात समझ में आई?
पक्की बात है। अच्छा, अब इसमें इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अनडैम्ड की, उसके बाद अंडर डैम्प की, क्रिटिकल डैम्पिंग की, बेशुमार एप्लीकेशंस हैं और एग्जांपल्स ली जा सकती हैं। एक दो एग्जांपल्स है, डोर क्लोजर कभी देखा आपने? घरों में या ऑफिसेज के अंदर डोर क्लोजर देखते हैं ना, आप दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ही वापस आ जाता है और आगे रुक जाता है। अगर फर्ज करें आपने दरवाजा खोला और वो अनडैम्ड हो, वो जो स्प्रिंग है जो उसे वापस लाता है, जो डोर क्लोजर का स्प्रिंग है उसे आहिस्ता आहिस्ता वापस ले आता है। अगर आपने ऐसा स्प्रिंग लगाया हुआ है जिसमें ऑलमोस्ट डैम्पिंग है ही नहीं, लेट से, तो क्या होगा? वो दरवाजा जो है अपनी मेन पोजीशन पे ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। और अगर डैम्पिंग नहीं है, सपोज कर रहे हैं, अगर डैम्पिंग नहीं है तो इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग। लेकिन अगर डैम्पिंग है, और डैम्पिंग कौन सी? अंडर डैम्ड है। अंडर डैम्ड है तो क्या करेगा? वो ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है, काफी देर के बाद रुक जाएगा। लेकिन अगर क्रिटिकल डैम्पिंग है तो फिर क्या होगा? वो डोर जल्द से जल्द अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ जाएगा, बस, दैट्स ऑल। उसको ऐसे नहीं है कि वो फिर ऑसिलेट करता रहेगा, नो। एक्सट्रीम पोजीशन से आपने दरवाजा खोला, वापस आ गया, ठीक है। और चौथी बात है, क्रिटिकल डैम्पिंग क्या है कि जल्द से जल्द वापस आ जाए। और ओवर डैम्पिंग में क्या है? काफी देर के बाद सारी कूलिंग जब एसी की खत्म हो जाए तो तब वापस आए, ठीक है ना। अगर तो जल्द से जल्द वापस आ जाए, कमरे में एसी चल रहा है और आपने दरवाजा खोला है और डोर क्लोज से जल्द से जल्द वापस ले आए, तो फिर तो ठीक है जी, कूलिंग आपकी तो रहेगी। लेकिन अगर सारी कूलिंग ही बाहर निकल जाए, ठीक है, इतना देर के बाद आए, तो ये कौन सी होगी? वो कौन सी होगी बेटा? ओवर डैम्पिंग। क्या होगी? ओवर डैम्पिंग। अच्छा, अब एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको दी। एक और एग्जांपल बेटा ये है कि अगर कोई आपने द रिकॉइल मैकेनिज्म ऑफ गनशिप, ऑल्टरनरी गनशिप, वो नहीं समझ आई? चलें, कोई बात नहीं। सपोज हर गन या आप गन फायर करते हैं, ठीक है, पिस्टल है या कोई गन है, राइफल है, उसमें आप जब गन फायर करते हैं तो क्या होता है? उसकी एक रिकॉइल वेलोसिटी होती है ना, रिकॉइल वेलोसिटी होती है, पीछे हटने की वेलोसिटी। समझ आ गई बात? तो जो बड़ी बड़ी गन्स हैं, ठीक है, टैंक एंड सपोज, या बहुत बड़ी बड़ी गन्स हैं, तो क्या करती हैं वो? जब वो फायर होता है तो उन्होंने पीछे उठना है, पीछे हट के वापस आना है। तो अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आएंगे, तो इसमें भी हमें क्रिटिकल डैम्पिंग जरूरी है कि वो जाए और जल्द से जल्द वापस आ जाए, अगले फायर के लिए आप तैयार हो जाए। ये ना हो कि लो जी वो वापस आए ना, तो वो ऑसिलेट करे, ऐसे ऑसिलेट ही करती रहे, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं? वो जाए, वापस जाए, रिकॉइल करे, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, नेक्स्ट फायर हम कर दें और जल्द से जल्द वापस आ जाए। ऐसा भी नहीं है कि इधर जाए और 1.5 घंटे बाद वापस आए, इतने में जो है वो दुश्मन को और 15-20 फायर हमारी तरफ कर दे। तो इसलिए ये एग्जांपल्स थी, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थी कि हमारी जो क्रिटिकल डैम्पिंग है या अंडर डैम्पिंग है या ओवर डैम्पिंग है, इनको प्रैक्टिकली हम कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्रिटिकल डैम्पिंग बेटा क्या होती है? द कंडीशन व्हेन मीन लाइफ टाइम ऑफ डैम्प ऑसिलेशन हैज इट्स स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो मीन लाइफ टाइम स्मॉलेस्ट होगा तो जारी बात है बॉडी जो है वो क्या करेगी? जल्द से जल्द अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगी। बेटा किसी बॉडी का अगर एम्पलीट्यूड अपनी इनिशियल वैल्यू का 1/e टाइम्स अगर कम होगा तो जारी सी बात है वो जल्दी मीन पोजीशन पे वापस आ जाएगी। यानी मीन लाइफ टाइम अगर कम होगा तो जारी सी बात है मीन पोजीशन तक आने में उसे कम टाइम लगेगा। तो क्या मतलब है? द कंडीशन व्हेन द मीन लाइफ टाइम ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैज इट्स स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ये कंडीशन जो है वो कब आएगी? ये कंडीशन बेटा देखो, ऑसिलेशंस कब होती हैं? एक बॉडी ऑसिलेट कब कर सकती है? कब कर सकती है? जब ओमेगा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से ज्यादा हो। ओमेगा किसके बराबर होता है वैसे? Q/M, और बीटा किसकी इक्वल है? B/। तो ये वाली फोर्स बेटा इससे ज्यादा ही होनी चाहिए ना, तभी क्या होगी? ऑसिलेशंस होंगी। नहीं समझ आई?
आपके पास दो फोर्सेस है ना, कौन कौन सी? एक है रिस्टोरिंग फोर्स विच इज इक्वल टू के एक्स, एक है डैम्पिंग फोर्स विच इज इक्वल टू माइनस बी वी। बात समझ में आ गई? तो ये ऑसिलेटरी मोशन कब होगी? जब रिस्टोरिंग फोर्स डैम्पिंग फोर्स से ज्यादा हो, यानी जब के ओवर एम बी ओवर एम से क्या हो? ज्यादा हो। तो के ओवर एम क्या है? ओमेगा स्क्वायर। बी ओवर एम क्या है? बी ओवर टू एम, बी बीटा स्क्वायर। तो इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर जो है वो बीटा स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए फॉर ऑसिलेटरी मोशन। सो ऑसिलेटरी मोशन में ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा स्क्वायर। ये हमारे पास ये आ गया। यहां से बी की वैल्यू बेटा ये लिखी जा सकती है, और अगर टॉ को आप कम से कम चाहते हैं तो बी की वैल्यू जो है, बी की का कम से कम वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? जहां बेटा ये बी इससे ज्यादा है ना, या तो 1 के बराबर, कम से कम क्या हो सकता है इस सूरत में? इसके बराबर हो या उससे ज्यादा हो। तो बी की कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है? जो इसके बराबर हो। तो अगर हम बी को इसके बराबर पुट कर देंगे तो इसका मतलब है टॉ मिनिमम आएगा। टॉ मिनिमम आएगा तो वो टाइम निकल आएगा किसके लिए? क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए। समझ आई बात कि नहीं? पक्की बात बताएं। देखो ना, ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। यहां से बी की वैल्यू निकालनी ना, ये एम से 1 से कट जाएगा, स्क्वायर है ना, तो ये 2m इधर ले आए तो हमारे पास b क्या आ जाएगा? ये तो मैं कह रहा हूं b की कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है? इसके बराबर हो सकती है ना। इससे बड़ी तो फिर b ज्यादा हो जाएगा। अगर b ज्यादा होगा तो टॉ कम। बात समझ में आ गई? और कम हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्रिटिकल डैम्पिंग में ओमेगा स्क्वायर को हम बीटा स्क्वायर के बराबर रखते हैं। तो इसके लिए b की वैल्यू फिर क्या होगी बेटा? b की वैल्यू क्या होगी? 2 अंडर रूट के एम। तो यहां पर b की वैल्यू 2 अंडर रूट के एम लगा दें जी। तो 2 से कैंसिल। m ओवर m अंडर रूट क्या होता है? m अंडर रूट। तो m ओवर k किसके उलट होता है? ओमेगा बेटा किसके बराबर होता है? k ओवर m अंडर रूट। तो ओमेगा -1 क्या आ गया? ठीक है, m ओवर k अंडर रूट। तो ये हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिटिकल डैम्पिंग में जो मीन लाइफ टाइम है वो कितना होता है? मीन लाइफ टाइम कितना होता है? 1 ओवर ओमेगा। यानी अगर किसी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा हो, तो इसका मतलब है कि उस कितना टाइम लगेगा उसको 37% पे आने के लिए? कितना टाइम लगेगा? 1 ओवर ओमेगा। आई होप कि आपने ये जो हमारी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस थी इसको आपने ये जो 2 लेक्चर्स, अगर आप पूरे के पूरे जो 2 लेक्चर्स हैं इनको आप अच्छी तरह से अगर समझ लेंगे, लिखेंगे 2-3 दफा, इनको याद करेंगे, इन बातों को अब्जॉर्व करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आपको इस डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस के मुताल्लिक सारे सवालात मिल जाएंगे। ये था जी बेटा आपका जो पहला चैप्टर था हमारी बीएस फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन का। वो अब जो हमारे सिलेबस में था वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर कोर्स। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।